हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जो भी जिसका रेस्पेक्टिव है। ठीक है, सभी ऑनलाइन बच्चों को और ऑफलाइन बच्चों को सभी को मेरा राम राम। ठीक है, कुछ बच्चों का ये कमेंट था कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि थोड़ा बड़ा लिखेंगे। एंड आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो प्रीवियस क्वेश्चन का ही पार्ट के हैं या एप्लीकेशन के हैं, उसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ द गॉसेस लॉ। ठीक है, इसकी टोटल 3 एप्लीकेशंस है और उन तीनों एप्लीकेशंस को हम करेंगे। अभी जिसने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले तो गॉसेस लॉ देखें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे। जो भी है देखो, पढ़ो, एंजॉय करो, मस्त होके पढ़ो, तो अपना स्टडी के ऊपर पूरा फोकस रखें। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास ऑफलाइन बच्चों के लिए। तो आज का जो एप्लीकेशन है दैट इज फर्स्ट एप्लीकेशन अगर हमारे पास है तो फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, दैट इज चार्ज स्फेरिकल शेल, एंड इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल वो कितना होगा। So application of the Gauss's law, application of Gauss's law, Gauss's law की हमारे पास एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन जो है that is calculate the electric field, calculate the electric field due to a charged spherical shell, charged स्फेरिकल शेल है ना। एक चार्ज स्फेरिकल शेल से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक चार्ज स्फेरिकल शेल से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। लेकिन हमें यूज जो करना है वो करना है गॉसेस लॉ का यूज करके हमें इस चीज को कैलकुलेट करना है। तो चलिए भाई, सबसे पहले एक चार्ज स्फेरिकल शेल लेते हैं। मानकर चले कि ये हमारे पास कोई शेल है और ये हमारे पास कैसा है, चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है ना। और ये कंडक्टिंग चार्ज स्फेरिकल शेल है, तो किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर आप चार्ज डालते हो तो एकदम से उसके सरफेस पे आ जाता है। क्यों आता है, ये हमने पिछली वीडियोस में शायद डिस्कस किया था। ठीक है, वो इसलिए आता है कि भाई किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर आप चार्ज डालते हो तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, चाहे वो नेगेटिव चार्ज है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो सीधा सीधा क्या होता है कि चार्ज कोशिश करता है रिपेल करने की और रिपल्शन मिनिमम करने की, और स्टेबल रहना चाहता है, जिसकी वजह से रिपेल करता है। तो रिपल्शन मिनिमम होता है ऑन द सरफेस, क्योंकि चार्ज के बीच में जितना डिस्टेंस कम होगा, हमने पढ़ा था कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो फोर्स उतना कम हो जाएगा जितना डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। दो चार्जेस के बीच में जितना r डिस्टेंस जो है, दो चार्जेस के बीच में जितना डिस्टेंस बड़ा होगा उतना ही रिपल्शन कम होगा। तो भाई अगर मैं एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा, मेरे पास एक ये शेल है और एक ये शेल है। ठीक है, इसके ऊपर दो चार्जेस मैं रखता हूं, यहाँ पे ये दो चार्जेस है तो इनके बीच में ये छोटा सा डिस्टेंस है। अगर मैं इसी को यहाँ पे रखूं तो ये छोटा सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस छोटा सा है कि भाई हमारे पास ये दो चार्जेस के बीच में ये हमारे पास r है। अब यही चार्जेस अगर सरफेस पे आ जाए तो सरफेस पे ये इतना डिस्टेंस मिल रहा है, तो यहाँ पर ये कैपिटल R है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए जो चार्ज सरफेस पर होगा उसके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होगा वो कम होगा। इसीलिए चार्ज जो है रिपल्शन, इन ऑर्डर टू ओवरकम द रिपल्शन, चार्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी के सरफेस पर आता है। तो वही हमारे पास है आज का, हमारे पास वो शेल है और शेल के ऊपर चार्ज डाला हुआ है, कंडक्टिंग चार्ज, तो वो चार्ज कहाँ पे आएगा, सीधा सीधा इसके सरफेस पे आएगा। हमें गॉसेस लॉ कहता है कि भाई कोई एक पॉइंट हमारे पास P पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर पता कीजिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, कोशिश करेंगे, अब आदत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस पॉइंट P पर कितना होगा अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ,
ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो भाई अगर चार्ज स्फेरिकल शेल है और हम एप्लीकेशन कर रहे हैं गॉसियन लॉ की, तो सबसे पहले तो हमें गॉसियन सरफेस ही ड्रा करना पड़ेगा अराउंड दिस चार्ज, अराउंड दिस चार्ज। तो भैया ये मानकर चलो कि एक हमारे पास एक छोटा सा बॉल है, लेदर बॉल होता है ना, लेदर बॉल। लेदर बॉल को कभी आपने तोड़ के देखा? अगर ये आपके पास लेदर बॉल है, इसको तोड़ के देखोगे, इसको जब काट के देखोगे, तो इस बॉल के अंदर एक छोटा सा और बॉल होता है, व्हाइट कलर का बॉल, है ना। तो मान के चले कि वो व्हाइट कलर का बॉल हमारे पास है चार्ज स्फेरिकल शेल, और उसके बाहर से जो लेदर बॉल का कवर है, वो कवर हमारे पास गॉसियन सरफेस है। क्लियर? तो भाई वही हम गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ये गॉसियन सरफेस है। तो हम ऐसा कुछ मानकर चलते हैं, ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, एक स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल होगा। कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। क्लियर? नो, अब हमें बताया जाता है कि भाई बताएं कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पहली बात तो ये है सर कि अगर ये चार्ज एनक्लोज्ड है विद इन द गॉसियन सरफेस, तो ये चार्ज भी कहां पर होगा? पूरी तरह से इसके सेंटर पर होगा। कहां पे होगा? पूरी तरह से सेंटर पर होगा। मतलब कि इस चार्ज का सेंटर, इस स्फेरिकल शेल का सेंटर, और हमारे पास ये गॉसियन सरफेस का सेंटर जो होगा, वो दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे, वो दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे। अगर हम इसका लेते हैं रेडियस स्मॉल आर लेते हैं, तो इसको हम कैपिटल आर कंसीडर कर देते हैं। ठीक है, अगर हम स्फेरिकल शेल का स्मॉल आर कंसीडर करते हैं, तो गॉसियन सरफेस का हम कैपिटल आर कंसीडर करते हैं, जबकि इन दोनों का सेंटर जो है किसी एक ही पॉइंट पर है। ठीक है भैया, चलिए अब हमें क्या करना है सर? पहली बात तो हमें गॉसियन सरफेस और गॉसियस लॉ जो है वो फ्लक्स के ऊपर निर्धारित है। तो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस को फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं। मानकर चले कि एक छोटा सा एरिया में यहाँ पर ले रहा हूँ। अब ये एरिया कौन सा है? स्फेरिकल शेल के ऊपर जो एरिया है, स्फेरिकल शेल के ऊपर मैं एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज ds वेक्टर। और ये छोटा सा एरिया है, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसा होता है? एरिया का एरिया वेक्टर कैसा होता है? सर एरिया वेक्टर हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी सरफेस के ऊपर अगर नॉर्मल हम गिरा दें, तो हमारे पास क्या है? एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल गिराते हैं तो सीधा बाहर की तरफ है एन कैप, है ना, दिस इज एन कैप। एरिया वेक्टर हमारे पास बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन स्फीयर, है ना। अब भाई बात ये है कि सर ये एरिया कैसा दिखता है, थोड़ा सा इसको फील देने की कोशिश करें। तो हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि मानकर चलो कि ये जो बाहर से गॉसियन सरफेस है, ये एक फुटबॉल की तरह है, और फुटबॉल का जो ऊपर से होता है ना एक हेक्सागन डब्बा जो होता है, वो एक हेक्सागन, ये हमारे पास है ds। वो एक छोटा सा डिब्बा जो होता है फुटबॉल के ऊपर, वो हमने कंसीडर कर दिया ds। और उस ds पर नॉर्मल जो होगा परपेंडिकुलर सीधा, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, तो सीधा उस पर परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल बी द एरिया वेक्टर। नाउ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें किसके कारण भी, ये चार्ज हमने क्यों यहाँ पर रखा है, इस क्यों किसके ऊपर है भाई? इस अंदर वाले स्फीयर के ऊपर है। अब इस चार्ज के द्वारा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन जो होता है वो आइदर होता है रेडियली आउटवर्ड या होता है रेडियली इनवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होता है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होता है। तो सर अगर यहाँ से रेडियली आउटवर्ड है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधा सीधा ऐसे बाहर की तरफ होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा। क्लियर है? यहां तक डायग्राम क्लियर है बेटा? देखो अगर डायग्राम क्लियर है ना, तो क्वेश्चन खत्म है। हमारे पास जो टू प्रूव करने के लिए है, हमें टू प्रूव करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, विच वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि भाई अगर हम ये रेडियस r मान के चलते हैं, तो इसके इर्द गिर्द कितना फ्लक्स होगा या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी सर्टेन पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है तो हम आगे चले। ठीक है, चलिए भैया, ठीक है। तो हम देखते हैं नाउ फ्लक्स
कौन सा फ्लक्स भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं फ्लक्स। अब फ्लक्स है, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो सीधी सीधी सी कंफर्म बात है कि फ्लक्स कौन सा है सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। नाउ फ्लक्स थ्रू डीएस, अगर हम बात करें थ्रू डीएस वेक्टर, अब डीएस वेक्टर के अलोंग जो फ्लक्स है वो कितना है भाई? सर 5 विल बिकम इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो भैया अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस कॉस ऑफ थीटा, तो सर यहाँ पे एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और ये रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, both are parallel to each other, both are parallel to each other. So if these two vectors are parallel to each other, then the angle subtended between them is 0 degree. So it will become is equal to 0 degree. और cos 0 डिग्री होता है हमारे पास किसके बराबर? 1 के बराबर। सो सर ये होगा टोटली EDS के बराबर। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया DS, थ्रू स्मॉल एरिया DS। ठीक है भैया, अब हमें करना है कैलकुलेट टोटल फ्लक्स। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। इंटीग्रेशन का कांसेप्ट बहुत बच्चों को आता ही नहीं है कि हम इंटीग्रेशन करते क्यों हैं। ठीक है, इसके बारे में हम किसी दिन डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। उसका एक मैं बेसिक सा लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक भी डाल दूंगा। लेकिन अभी इंटीग्रेशन हम इसलिए करेंगे, आप इतना सा समझ लो कि इंटीग्रेशन क्यों करेंगे। एक डीएस हमारे पास ये है, दूसरा डीएस ये है, तीसरा डीएस ये है, चौथा ये, पांचवा ये, इसी प्रकार से सारे 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 डीएस हो जाएंगे, है ना। तो इन सब डीएस में से कितना फ्लक्स है, उस टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। तो हम लिखते हैं सर ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, हमारे पास कितना फ्लक्स आएगा सर? इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ई डी एस के बराबर। अब क्लोज सरफेस क्यों लेते हैं सर? ये इंटीग्रेशन को सर्कल क्यों मारते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं और गॉसियन सरफेस हमारे पास क्लोज्ड रहता है। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था। यहाँ से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट। सो 5 विल बिकम इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल दीजिए ds। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्यों निकला सर इंटीग्रेशन से? क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है r, पॉइंट चार्ज की तरह, तो ये हमारे पास बाहर निकल जाएगा। ठीक है भैया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds ये कितना आएगा? नाउ विच इंप्लाइज 5 विल बिकम इक्वल्स टू e डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। सर ये 4 पाई आर स्क्वायर कहां से है? बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, हमने इंटीग्रेट किया, सभी डीएस को ऐड किया, तो टोटल क्या निकला हमारे पास? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस डीएस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। इसका वैल्यू हमने यहाँ पे रखा और इसको रखते हम इक्वेशन ए, इक्वेशन ए। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ के तहत फाई हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा? क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। इसको रखते हम इक्वेशन बी। अगर मैं कंपेयर करूं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको मिटा दूं क्या? ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अब पहले नोट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस आई, एक फ्लक्स जो हमने कैलकुलेट किया और दूसरा फ्लक्स जो गॉसेस लॉ कहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे भाई ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी वी गेट, हमारे पास क्या आएगा सर? अगर हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंपेयर करते हैं तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? फ्लक्स फाई है ना। अगर इसको आप बढ़िया से ऐसा लिख दो ना फाई ऑफ ई, तो इट विल भी थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो भैया फाई ऑफ ई का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर यहाँ पे फाई ऑफ बी हो गया तो मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है,
वो तो हम बाद की बात है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो डेफिनेट सी बात है सर राइट भी बराबर होगा। तो भाई कितना हो जाएगा, विच इंप्लाइज E dot 4 pi r square is equals to q over epsilon naught times, epsilon naught times। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो एप्सिलॉन को यहाँ पे इसको क्रॉस करते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी इज इक्वल ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, which is the required expression for the electric field due to a charged spherical shell at a point P lies outside the spherical shell, lies outside the spherical shell। अब भैया यहाँ पर एक चीज है, वो ये चीज है कि इस इक्वेशन को देखें और हमारे पास एक और इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सर वो इक्वेशन क्या है, E is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दोनों इक्वेशन सेम है, ये इक्वेशन देखी जाए या ये इक्वेशन देखी जाए, दोनों इक्वेशन सेम है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि सर चाहे चार्ज स्फेरिकल शेल हो या पॉइंट चार्ज हो, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर है। क्लियर? तो भैया अगर चार्ज स्फेरिकल शेल हो या चाहे पॉइंट चार्ज हो तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सेम होगा। क्लियर? अगर चार्ज का अमाउंट बराबर है, चार्ज का अमाउंट, इसमें बड़ी बात यह है कि क्यू अगर बराबर है तो हमारे पास दोनों इक्वेशन सेम आती हैं। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात है कि भाई क्या होगा, ये तो निकला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, एक दो चीज इसमें एक और चीज कंसीडर करते हैं। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला सर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आउटसाइड द शेल। कहां पे भाई, आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल। नाउ कहता है सर अगर कोई पॉइंट है इनसाइड द शेल, ये हमारे पास शेल है, कहीं यहां पर पॉइंट है और उसका रेडियस हम मान के चलते हैं कि आर डैश है। कितना रेडियस है, आर डैश है, और पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है सर, शेल के अंदर लाई कर रहा है। कहां पे लाई कर रहा है, शेल के अंदर लाई कर रहा है। तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर डैश का स्क्वायर, रेडियस बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर है कि सारा का सारा चार्ज जो है वो कहां पर है, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। इनसाइड द शेल देयर इज नो चार्ज, कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज नहीं रहता, चार्ज रहता है, फ्री चार्ज नहीं रहता है। फ्री चार्ज कहां पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। तो इनसाइड द शेल देयर इज नो चार्ज, हम कह सकते हैं कि भाई अंदर में हमारे पास चार्ज कितना है, जीरो है। तो अगर चार्ज का वैल्यू जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 ओवर आर डैश स्क्वायर। सो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द व्हाट, inside the charged spherical shell, conducting charged spherical shell, electric field will be zero। electric field कितना होगा, जीरो होगा। on the surface, surface पे नहीं but very near to the surface, the radius will be approximation equals to r। रेडियस कितना हो जाएगा, ये जो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखें, ये हमारे पास चार्ज स्फेरिकल शेल है, इसके सरफेस के जस्ट नियर अगर हम देखें तो वहां पर हम रेडियस क्या लेंगे, डिस्टेंस क्या लेंगे, दैट विल बी आर या कोई भी कैपिटल आर लेंगे, विच इज अप्रोक्सीमेशन इक्वल्स टू स्मॉल आर।
which is approximation equals to small r. What is small r? Small r is the radius of the charged spherical shell. तो हम सरफेस के जस्ट नियर में अगर कोई पॉइंट लेते हैं वहां पर कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर? E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon r square. This is the electric field near very close to the surface of the shell. तीन इक्वेशंस हमारे पास आई. एक इक्वेशन है 1/4 pi epsilon naught Q upon r square outside the shell. दिस इक्वेशन इनसाइड द शेल. इनसाइड द शेल हमारे पास हमेशा ध्यान रखें कि इनसाइड द शेल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. उसका रीजन क्या है कि सर जी जो भी चार्ज हमारे पास है अगर कंडक्टिंग शेल है तो सीधा सरफेस पे आता है. अंदर हमारे पास चार्ज कितना है? 0 है. तो अगर अंदर चार्ज 0 है और दूसरी बात तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होगा. दूसरी बात सर अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो, अगर सरफेस के ऊपर कैसा चार्ज हो तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ आ रही है. क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तब भी नहीं होगा क्योंकि वो सरफेस पे आके टर्मिनेट हो जाएंगी. नेगेटिव चार्ज के ऊपर जैसे नेगेटिव चार्ज तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, जैसे सरफेस पे आएंगे वहां पर टर्मिनेट खत्म हो जाएंगी. अंदर आएंगी नहीं, अंदर घुसेंगी नहीं क्योंकि अंदर चार्ज ठहर ही नहीं सकता है. ठीक है. और ये रहा ऑन द सरफेस ऑफ द शेल या वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द शेल. वेरी नियर टू सरफेस. ठीक है. ये इक्वेशन बहुत मजेदार है. ये वाली इक्वेशन भाई मान के चलो ना, अगर एक कोई कंडक्टिंग शेल है और उसके अंदर आप बैठे हो और उसके ऊपर इतना हाई पोटेंशियल का चार्ज अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज पड़ जाए तो आपको अंदर कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल सेफ है. जस्ट लाइक अगर एक टैंक है, टैंक की अगर हम बात करते हैं, कौन सा टैंक? आर्मी का टैंक है ना, पूरा लोहे का बना होता है. ठीक है. कुछ ऐसा प्रकार का टैंक है और इस टैंक के अंदर आप बैठे हैं. अगर इसके ऊपर बिल्कुल हाई पोटेंशियल वायर भी गिर जाए तब भी आपको अंदर में कुछ नहीं होगा. क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि जितना भी चार्ज इसके ऊपर गिरेगा वो कहाँ पे आएगा? इसके सरफेस पे आएगा अंदर. हाँ, शर्त यह है कि कंडक्ट नहीं होना चाहिए आपके साथ, आप इसके साथ टच नहीं होना चाहिए. ठीक है. आप टैंक के अंदर सेफ है, आप गाड़ी के अंदर सेफ है, लेकिन गाड़ी में क्या होता है, ग्लासेस लगे होते हैं, डाइलेक्ट्रिक है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट होता है डाइलेक्ट्रिक में से. लेकिन एक कंडक्टिंग स्फीयर है. अब हमारे दिमाग में तो ये घूमता है कि भाई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट तो करेगा, तो हमें अंदर करंट लग सकता है. लेकिन अगर कंडक्टर के अंदर आप हैं तो उसके अंदर आपको करंट नहीं लगेगा. ठीक है भैया, क्लियर है? दैट्स ऑल. ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन. आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. जिसको समझ नहीं आ रहा है या कोई भी इशू आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है. मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए. दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर द टुडे. ओके.